देखिए स्टोन एज, हमने अब तक ओल्ड एनसीईआरटी के क्लास 11th के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर हमने किए। हमने क्लास 6th का सेकंड चैप्टर किया जिसको अर्ली मैन के नाम से जाना गया, और फिर लाइफ ऑफ द पीपल, उसमें बी पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर्स हमारे कवर हुए हैं जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं। अब इसमें कुछ नई चीजें हमें समझ आई हैं जो काफी कंफ्यूज करती हैं जब हमने न्यू एनसीईआरटीज पकड़ी थी उनकी डेट्स के अकॉर्डिंग। तो इनको अब हम स्ट्रीमलाइन करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, देखते क्या होता है। ठीक है, ध्यान समझना। देखिए स्टोन एज, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमने इसको 3 फेजेस में बांटा। तो क्लियर कट फेजेस की अगर हम बात करें जहां पे आपको डेट्स का कंफ्यूजन आ रहा है, तो नाम इसका हम डालते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, और यहीं से क्लियर है कि ये ओल्ड स्टोन एज है। तो इसका मतलब यह है कि स्टोन एजेस इससे ज्यादा भी हैं। तो क्लियर कट वे में अगर मैं आपसे स्टोन एज की बात करता हूं तो आप स्टोन एजेस में मुझे बता देंगे पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और आप मुझे बताएंगे चाल्कोलिथिक ऑल्सो। यहां तक जाती हैं स्टोन एजेस। और अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप मुझे सिंपली बताइए कि हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के सोर्सेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखें तो आर्कियोलॉजिकल ना, क्लियर है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर ऑफ सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, लिटरेरी। अगर हम थर्ड नंबर पर बात करें तो क्या सोर्सेज हो सकते हैं, कॉइन्स। अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करें तो क्या हो सकते हैं, फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स। ये चीजें होती हैं जिनके थ्रू हम पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी में मटेरियल रिमेन्स आ जाते हैं सारा कुछ। आर्कियोलॉजी के थ्रू ही कॉइन्स वगैरह भी रिकवर होते हैं, बट इनकी स्टडी अलग अलग रहती है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जितनी भी मैंने स्टोन एजेस बताई हैं, क्या इन स्टोन एजेस के बारे में आपको कहीं कोई लिटरेरी एविडेंसेस मिले क्या, नहीं। क्या इसके बारे में आपको कहीं कॉइन्स मिले क्या, नहीं। क्या इसके बारे में फॉरेन अकाउंट्स मिलते हैं क्या, नहीं। हमारी हिस्ट्री की पूरी नॉलेज इसके बेसिस पे कहां से कंस्ट्रक्ट हुई, आर्कियोलॉजी। तो अल्टीमेटली जब राइटिंग की प्रैक्टिस ऑब्जर्व होगी ना, तब हिस्ट्री पीरियड शुरू होता है। तो और राइटिंग का एक बहुत ही प्रिमिटिव वर्जन, किसी भी चीज का जो प्रिमिटिव वर्जन होता है उसको हम प्रोटो कहते हैं। तो अब इसमें राइटिंग का कहीं प्रिमिटिव वर्जन भी नहीं मिला, एक पुराना वर्जन भी नहीं मिला, तो ये क्या हुई फिर, प्री हिस्ट्री। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं कौन सी हिस्ट्री कर रहे हैं, प्री हिस्ट्री। और अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी हिस्ट्री में बिगेस्ट चंक किस हिस्ट्री का है, प्री हिस्ट्री का, 99% हिस्ट्री प्री हिस्ट्री है। जब हड़प्पन पहली बार स्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो प्रोटो हिस्ट्री की शुरुआत होगी, क्योंकि वो हिस्ट्री का कोई सबसे प्रथम साक्ष्य है, प्रोटो हिस्ट्री। बट हमें उस अभी तक पढ़ी नहीं गई, जिस दिन पढ़ी जाएगी उस दिन से वो क्या हो जाएगी, हिस्ट्री। क्लियर बात। तो अभी हम प्री हिस्ट्री कर रहे हैं। प्री हिस्ट्री में ये सारी स्टोन एजेस हैं। स्टोन एजेस में ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक है। और इसमें से जब हम बात पैलियोलिथिक की करते हैं तो पैलियोलिथिक को हमने 3 वे में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आती है ओल्ड पैलियोलिथिक, या जिसको हम लोअर पैलियोलिथिक कहते हैं। क्लियर है जी। तो इसके साथ में लिख देते हैं, पैलियो लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद मिडल, और इसके बाद आ जाती है अपर, अपर पैलियोलिथिक। ओके जी। और या फिर इसको आप नॉर्मली कह सकते हैं रीसेंट। अब मुझे आप एक बात बताएं कि ये एजेस मैंने किस बेसिस पे डिवाइड की। एजेस डिवाइड करने का तरीका ही है टूल के टाइप्स, टूल्स के टाइप चेंज होना। ये क्या है, टूल टाइप्स, इसके बेसिस पर आप एजेस डिसाइड करते हो। क्लियरली। अब कुछ चीजों को आराम से समझिए। देखो 2 डेट्स ने हमें परेशान कर दिया। जब हमने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी थी उसमें डेट्स कुछ ऐसे बताई थी कि जो ओल्ड पैलियोलिथिक है वो 20 लाख से लेकर के 80,000 तक है, यही था ना। जो मिडिल पैलियोलिथिक है वो 80,000 से 35,000, और जो अपर पैलियोलिथिक है वो 35,000 से 12,000, ऐसा ही बताया गया था ना। अब हम कहाँ पे फंस रहे हैं, जब हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि इंडिया में ह्यूमन की एग्जिस्टेंस 5 लाख बीसी से पुरानी नहीं पाई जाती, यही है ना बात। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से।
इस डेट को याद रखना, दिस इज करेक्ट डेट, 5 लाख BC इज करेक्ट डेट। ठीक है जी, क्यों करेक्ट है? जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है राधिका, 5 ही जीरो है ना कि ज्यादा हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 लाख BC। जब हम इस डेट की बात करते हैं तो क्यों होता है? देखो, पहले तो कंट्रीज नहीं थी, पहले ये वर्ल्ड ऐसा नहीं था जैसा हम समझते थे, और कॉन्टिनेंट्स भी आपस में जुड़े हुए थे। जब भी हिस्टोरियन बात करता है ना किसी पीरियड की, तो जब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड की, तो पैलियोलिथिक पीरियड को हमने जोड़ रखा है प्लेस्टोसीन एज से। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझो, प्लेस्टोसीन एज से जोड़ रखा है। और प्लेस्टोसीन एज वो एज है जिसके दौरान हमें निएंडरथाल और ह्यूमन एग्जिस्टेंस में पाए जाते हैं। क्लियर है जी? तो अब वो वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, इंडिया जरूरी नहीं है। इसलिए 20 लाख से भी पीछे जाएं, 35 लाख साल पहले हमें ईस्टर्न अफ्रीका में एविडेंसेस मिलते हैं कि ह्यूमन वर्जन की चीजें एग्जिस्ट करने लग गई थी जब हमने उनकी बोन्स को स्टडी किया है। क्लियर है जी? अब इस पैलियोलिथिक पीरियड में से इंडिया वाले पर्टिकुलर लैंड में तो लोग अफ्रीका से एक्सपैंड होके माइग्रेट होके आते हैं, और कुछ ऑस्ट्रेलिया जिन्हें हम कहते हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। जब आप सैटेलाइट से अगर देखें, मान लीजिए उस टाइम पे आपके पास सैटेलाइट है, तो इंडियन कॉन्टिनेंट पर पहली बार जो बंदे दौड़ते फिरते दिख रहे हैं, वो फर्स्ट एविडेंसेस 5 लाख BC के हैं। द वेरी फर्स्ट एविडेंस इन इंडिया 5 लाख BC। अब बात क्लियर हुई? पीरियड बिल्कुल सही है, 20 लाख से है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में वो पीरियड बताया जिस पीरियड में इंडिया में पैर रखता नजर आया है, वो इंडिया में लक्का की है था, दैट इज 5 लाख BC, इसलिए ये डेट यूज की गई। ठीक है, अब इसमें एक चीज और परेशान करती है, इंडिया में आपको मेजोरिटी ऑफ द पीपल की एग्जिस्टेंस दिखेगी 1 लाख BC में छोटा नागपुर प्लेट्यू। लेकिन अब आप यहां पर एक चीज को और ट्रेस करिए, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये साउथवर्ड, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड मूव करेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि बाकी सारी जगहों पर फिर ये 25,000 BC के अराउंड कंसंट्रेटेड दिखेंगे, जैसे कुरनूल, जैसे बेलन नदी, तो इसलिए वहां पे डेट्स बार बार क्या बता रही है? 25,000। तो ऐसा लगता है जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू कहीं सेंटर बना होगा, कंसंट्रेशन ऐसे बिगन हुई, इसलिए वहां पे 1 लाख BC की भी एविडेंसेस मिल रहे हैं। लेकिन अदर एरियाज जैसे कुरनूल हो गया, बेलन हो गया और हुंसगी हो गया, ये सारे इलाकों में 25,000 BC के अराउंड के एविडेंस मिल रहे हैं। यहाँ पे ये बात क्लियर हुई, तो इसलिए कभी टेंशन मत लेना। अब सुनिए ध्यान से, अब जब आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, या आप कहीं पर कोई भी सोर्सेस की स्टडी करते हैं, आपको एक चीज कॉमन नजर आती है, वो क्या? वहां पे डेट्स कुछ ऐसे बताई गई है, ओल्ड पैलियोलिथिक एज 5 लाख BC से 50,000 BC, मिडिल पैलियोलिथिक एज 50,000 से 40,000 BC, छोटा पीरियड है ये, और अपर पैलियोलिथिक एज 40,000 से 10,000 BC, ऐसा बताया गया। और हमने अभी क्या बताया, अपर पैलियोलिथिक 35,000 से 12,000, तो सही कोइंसाइड कर गया ना, ऑलमोस्ट। लेकिन हमारा क्या नहीं मैच कर रहा है? मिडिल पैलियोलिथिक ही मैच कर रहा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं 80,000 से 35,000, और वो कह रहे हैं 50,000 से 40,000, इसमें तो फिर भी गया। लेकिन अगर हम ड्रेस्टिकली बात करें तो हमारा पैलियोलिथिक, ओल्ड पैलियोलिथिक तो मिल ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं, जो हमारे नए वाले हैं एनसीईआरटी, ये कह रहे हैं 20 लाख से 80,000, और जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो कह रहा है 5 लाख से 50,000। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो न्यू एनसीईआरटी है उसने एक ब्रॉडर वर्जन लिया, ब्रॉडर वर्जन ऑफ होल प्लैनेट एक तरह का, और वो ये कह रहा है कि 20 लाख से ऑलमोस्ट 80,000 BC तक ओल्ड पैलियोलिथिक थी। और जो हमारी, ये मैंने न्यू एनसीईआरटी का जिक्र बोला ना, और जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी उसने क्या किया, उसने यहां से काउंट किया है जहां से हमारी इंडिया में इसकी ऑब्जर्वेशन पाई गई है, 50 लाख से। कहा, सॉरी 5 लाख से। कहां से शुरू किया उसने? 5 लाख से। वो 20 लाख तक गया ही नहीं, तो उसने 5 लाख से एजेस ली हैं, और 5 लाख से वो बता रहा है 50,000 के बीच में। ठीक है, तो इसको इस तरह से कंसिडर करिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए आप। मुद्दे की बात यह है कि अब आपको इस वे में डेट्स कभी आती नहीं, ये पहले भी कभी नहीं पूछी जाती थी। जो पूछा जाएगा वो जो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बुक में आप ना उलझें, आपको ये ना लगे बुक में गलत लिखा है, इसलिए मैंने ये बताया कि बुक में कुछ गलत नहीं लिखा, बुक में जहां पे जैसे जो लिखा है वो वैसे सही लिखा है। अब पढ़ोगे तो देखना पानी की तरह समझ आएगा, ठीक है। अब मुद्दा समझते हैं आगे क्या है। जब हम बात करते हैं ओल्ड पैलियोलिथिक एज की, तो ओल्ड पैलियोलिथिक एज को
और मिडल को और अपर को हमने डिवाइड ही किस बेसिस पे किया? टूल्स। तो टूल्स के बिना तो काम नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले किसकी जिक्र करना है यहाँ पे? टूल्स की ना। तो टूल्स यहाँ पे किस चीज के मिल रहे हैं? पेबल। पेबल। तो अब इसको अगर मैं 3 वे में डिवाइड करूं पेबल को, तो सिंपल ओल्ड पैलेलिथिक एज आप एक बार में ही लिख सकते हो। सबसे पहले आपको यहां पर क्या नजर आ रहे हैं? एक्सेस। और ये क्या होते हैं? हैंड एक्सेस। क्लियर कहानी? इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अब अगर आप यहां पर इन एक्सेस को देखें तो एक्सेस किस शेप में होता था? अगर हम ध्यान से देखें, एक्स की शेप क्या बताई गई है? एक्स पियर की शेप में। ये देखो, ये देखो, ऑलमोस्ट इस शेप में रहेगा एक्स, है ना। अब आप ध्यान से समझिए, ये एक्स इस शेप में रहेगा और इसकी क्या खासियत रहेगी? ये एक्स के दोनों साइड पे एज रहेगी। दोनों साइड पे क्या रहेगी? एज। क्योंकि यार समझो ना, जानवर लेटाया हुआ है और एक्स है हमारे पास, तो एक्स से हमें उसे काटना है, तो अंदर घुसेड़ के, आज भी हम ऐसे ऐसे नहीं करते किसी चीज को काटने के लिए, तो आगे पीछे दोनों तरफ तो एज चाहिए ना, वरना आप ये कैसे कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू दिस। तो आपने उसको अंदर घुसेड़ा। और आज भी आप देखें तो ऐसे टूल्स होते हैं हाथ में लेने वाले, जिनको घुसा करके हम चीजों को काटने का काम करते हैं। तो ये है एक्स, और एक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, पियर शेप्ड होता था। डन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है इस टाइम पे? चॉपर। चॉपर, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, चॉपर। और चॉपर की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है? चॉपर जो है वो लगभग इस चॉपर इस शेप में हुआ करता था और इसके एक तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एज हुआ करती थी। ठीक है, ये चॉपर है। तो आप चॉपर आज की डेट में भी है। आपने वो मांस फाड़ लिया, फाड़ा, अब आपने उसको चॉप करना है ना, तो चॉप करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऐसे इस वे में आप चॉप करेंगे ना, तो चॉप करने के लिए आपको एक ही साइड पे एज चाहिए, लेकिन ऊपर पकड़ने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, तभी चॉप होगा। तो इसलिए दोनों साइड एज देंगे तो हमारा हाथ भी कटेगा, और फिर ऊपर से पकड़ेंगे किधर से? तो इसको यहां से पूरी ग्रिप है, पकड़ो और चॉप करो, तो चॉप करते हैं। ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या देखेंगे? क्लीवर्स। क्लीवर आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई क्लीवर? अब आपने मांस काटा है ना, मांस की अब आपको लेयर्स भी निकालनी होती है ना। लेयर्स, दही वाली दुकान पे जाके दही वाले को दही काटते देखा, या फिर कभी किसी ने चम्मच से आम की फाड़ी खाई ऐसे स्लाइस। तो अब अगर आपको स्लाइस निकालनी है तो ये आप पकड़ते हैं, तो इसकी एक साइड बहुत ज्यादा एज दी गई है, चिजल्ड। चिजल्ड एज इसकी रहेगी एक तरफ, और वो ज्यादा रहेगी ताकि आप चीजों को ऐसे निकालो, ऐसे करके। तो ये क्लीवर्स हैं। तो क्लीवर्स, चॉपर्स और एक्सेस, बस खत्म कहानी है। इससे डीप कहीं कुछ नहीं हो सकता, ये लास्ट है। इसके बेसिस पे आप करते थे उस टाइम पर अपनी हंटिंग और गैदरिंग, जो भी आपको करनी है। यहां से ये क्लियर, हम आगे बढ़े। अब ये सब हम कर सकते हैं किससे? पेबल से। ये सारी चीजें पेबल से हो सकती हैं। आप देखो तीनों पेबल पे बन गए ना, कुछ वखरा करना पड़ा आपको, पेबल से हो गया। तो पेबल ही था शुरुआत में। और पेबल क्या रहते हैं? रिवर के किनारे। तो कौन से रॉक रहते हैं? क्वार्टजाइट्स। क्वार्टजाइट्स। तो ये कौन सा मैन है? पूरा पैलियोलिथिक मैन कौन सा मैन है? क्वार्टजाइट मैन। जैसे आपके सामने कॉपर मैन है, ब्रॉन्ज मैन है, तो ये कौन सा मैन है? क्वार्टजाइट मैन। तो हम इसको क्वार्टजाइट मैन कहते हैं। ओके, डन। अब इस यहां पर कुछ और लिखते हैं। एक्सेस, चॉपर, क्लीवर्स हो गए, पेबल हो गया। सेकेंड एस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंटली हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि ये कल्चरल वे में बिहेव करते थे। कल्चरल वे में कैसे? कि ये ग्रुप्स में रहा करते थे, तो ग्रुप्स के एविडेंस पाए जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, ये लोग चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्कैवेंजर्स हैं, एक तरह के स्कैवेंजर्स हैं ना, नट्स, फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, ट्यूब्स, ट्यूबर्स, बाक्स, ये सारी चीजें खाते हैं। तो इसे क्या करना पड़ता है? सर्च। फिर एनिमल्स जो हैं, जो डेड होते गिरे रहते हैं, उनको उठा के खाते हैं, और थोड़ा समय बीतेगा तो एनिमल मारने भी लग जाएंगे। बट इससे होगा क्या? एक ही जगह में वो जब इतने बड़े पैमाने पर सारी डाइट ही नेचुरल सोर्स से आ रही है, तो नेचुरल सोर्स तो एंड होगा। तो ये कौन है? दे आर नोमैड, दे आर वांडरर, बट दे आर ओनली नोमैड, नॉट नोमैडिक हर्डर। वो ये बाद में बनेंगे मेसोलिथिक में, अभी क्या है? नोमैड। तो दे आर नोमैड्स। ग्रुप में क्यों रहते थे? सबसे पहला एस्पेक्ट, सिक्योरिटी।
सेकेंड एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी ऑफ वर्क। कोई तो बनाता होगा ना इन टूल्स को। अगर मैं इनकी एक बात करूं तो इनको स्टोन कहना बहुत गलत है। ये क्या है? इम्प्लीमेंट्स। इन्हें साइंटिस्टों ने क्या कहा है? इम्प्लीमेंट्स। और इम्प्लीमेंट तो वही है ना जिससे कोई काम इम्प्लीमेंट होता है। तो ये इम्प्लीमेंट्स किसी ने बनाए ही होंगे। एक तो वो होगा जो बनाने वाला होगा, दूसरा स्कैवेंजिंग करना। कोई तो होगा जो स्कैवेंजिंग टारगेट्स लगाता होगा, या कोई तो होता होगा जो ये देखता होगा कौन से फल फूल खाए जा सकते हैं या कौन से शिकार मारे जा सकते हैं। एक वो हो गए। और दूसरे कोई तो होंगे जो जानवरों की चीजें साफ करते होंगे। ये सारी कामें देखिए डिवीजन ऑफ लेबर है। इस वजह से क्या रहते थे ग्रुप में। और तीसरा जानवर आधा किलो खरीद के लाते हो, आपको कोई पूरा ही लाके खड़ा बकरा तो लाके तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो मुद्दे की बात, एक बंदा अकेला अगर जानवर मारता तो क्या करता? जानवर मारा तो सबके साथ शेयर करना ही है, मजबूरी क्योंकि फ्रिज भी नहीं है, रेफ्रिजरेटर पे भी रख सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड आपको इंटरव्यू में, मेंस में, वैसे तो 2015 मेंस का 12.5 नंबर का हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन 12.5 है। भीमबेटका की केव्स के ऊपर क्वेश्चन आया एक्सक्लूसिव जनरल स्टडीज में 2015 12.5 नंबर का। तो इंटरव्यू में या मेंस में आपको आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म से आपका मीनिंग क्या है? क्यों रहता था स्टोन मैन ग्रुपिज्म की फॉर्म में? तो आपको ये सारे रीजंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है? आपको समझाना जरूरी है। फैक्ट इस पर्टिकुलर टाइम के बारे में, क्या हमें इस टाइम पर इनकी कोई ड्वेलिंग्स मिली हैं इस तरह से? नहीं, हमें ड्वेलिंग्स के कोई एविडेंसेस नहीं मिलते। क्यों? इन्हें अपने सराउंडिंग को टेम करना नहीं आया था। इन्हें नहीं पता था कि ब्रिक्स, इन्हें नहीं पता था क्ले, इसका कैसे यूज। क्या एग्रीकल्चर के कोई एविडेंस है? नो। ये सिंपली कौन है? फूड गैदरर। कौन है? नोमैड है। तो हम इनके बारे में पता फिर कहां से लगा सकते हैं? सिंपली जहां से स्टोन्स रिकवर होते हैं, और वो स्टोन्स जहां से रिकवर हुए हैं उन्हें हमने साइट्स कहा है। और मेजोरिटी जहां से रिकवर हुए हैं वो फैक्ट्री साइट्स हैं। एक तो ये बात। और सेकेंड एस्पेक्ट, अब वेदर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग रहता है और नेचुरल फिनोमेना से ये डरते हैं, तो इसकी वजह से इनको क्या चाहिए? केव्स और शेल्टर्स। तो मुद्दे की बात अब कौन सी है? रिवर्स भी वो चुनी है जिनके सराउंडिंग में केव्स या शेल्टर्स हैं। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि आपको इस एज का पैलोलिथिक पीपल ऑल ओवर द इंडिया स्कैटर्ड मिलेगा, लेकिन आपको गंगा के, सिंधु के मैदानों में स्कैटर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 2400 किलोमीटर का एक लॉन्ग क्लियर स्ट्रेच है जिसमें माउंटेन्स नहीं है, जिसमें प्लेट्यूज नहीं है, केव्स नहीं है, तो ये वहां पे कभी नहीं मिलेगा। अनदर एस्पेक्ट फिर आपको मिलेगा कहाँ? तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको ये पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आज, लेकिन उस समय की अगर बात करें, इंडिया का वेस्टर्न पंजाब, तो वहां पे सोहन रिवर के अराउंड मिलेगा। और वहां पे बगल में क्या है? पहाड़ी इलाके हैं। सेकंड आपको ये बेलन रिवर में मिलेगा। यहाँ पे क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ इंट्रूजन है पेनिनसुला का, तो इस दिशा में मिलेगा। तो अगर हम ऑल इन ऑल बात करें, ये जो पर्सन है पैलोलिथिक पर्सन, सारी एजेस की मिला के बात करें, तो आपने लोकेशन देखी, आपको इन्हीं लोकेशंस में ये मिलता है। या तो आपको ये भीमबेटका के अराउंड मिलता है, या तो आपको ये हुंसगी के अराउंड मिलता है, या और कहाँ मिलता है? वेरी गुड, कुरनूल में मिलता है। और कोई साइट इसकी दिखाई गई थी? अब आपको इस बुक से पता लगा कि सोहन रिवर के अराउंड, सोहन वैली के अराउंड ये पाया जाता था। और ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूपी, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी का कौन सा? वही बेलन रिवर की घाटी, तो मिर्जापुर एरिया में ये पाया जाता था। ठीक है। एक बात और याद रखना, महागढ़ और कोल्डी हवा हमने कहा था ना, तो कोल्डी हवा और महागढ़ में भी ये पाया जाता था, क्योंकि कोल्डी हवा एकमात्र ऐसी साइट है जिसने पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक सारी ग्रोथ देखी है। ठीक है, ये बात आप ऑलवेज याद रखना। ओके, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं रह गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, मिडल पैलोलिथिक की बात करते हैं। देखिए मिडल पैलोलिथिक आ गया, स्कैवेंजिंग अब नहीं हो सकती, इनके भी ग्रुप्स एनलार्ज हुए होंगे, फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई होगी। और अब अगर कोई आ गया है मरे हुए जानवरों को खाने वाला, तो मरे हुए जानवर भी अब उस लेवल पे नहीं पाए जाएंगे। ये पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, ये स्किल्ड हो गए हैं जंगलों में रह रह करके, अब स्किल्ड गैदर और स्किल्ड हंटर हैं ये बड़े लेवल पर, तो इनको भी शिकार एक लेवल बड़ा करना होगा, अपने से एक लेवल आगे बढ़ना होगा, तभी इनकी जरूरतें पूरी होंगी। और दूसरा, जानवरों के साथ रह करके फैमिलियर भी हो चुके हैं कि हंटिंग एक्चुअली में करनी कैसे चाहिए, तो एक लेवल इंप्रूवमेंट आएगा और अब ये स्किल की तरफ आएंगे, स्किल गेन कर रहे हैं,
उन फॉरेस्ट में रह करके। तो उसकी वजह से अब आप देखेंगे इनके टूल्स भी बदल जाएंगे। क्या होता है, जो पेबल्स हैं उन पेबल्स को काटते थे पहले, तभी तो एजेस देते थे ना। अब उसी पेबल को काटते हैं जब, तो जब उसे काटते हैं तो वो जो गिरती हैं चीजें, फ्लेक्स, द फ्लेक्स इनको अब ज्यादा सही लगते हैं कि ये जो कट के, आज भी आप पत्थर को काटना तो जो गिरेगा वो ज्यादा ऑटोमेटिकली तीखा होगा। तो इन्होंने देखा ये फ्लेक से ज्यादा गेम बनती है, फ्लेक का काम करें। तो अब गेम एनिमल्स, माने जो शिकार करने वाले एनिमल्स हैं, इनकी तरफ रुझान बढ़ेगा। तो अब जो सेकंड है पीरियड मिडल, ये फ्लेकिंग से जाना जाता है। ये फ्लेकिंग पीरियड है, फ्लेकिंग टेक्निक। और फ्लेकिंग टेक्निक कौन सी थी? दो, हैंड फ्लेकिंग, प्रेशर फ्लेकिंग। हैंड फ्लेकिंग में हाथ में रख के, प्रेशर फ्लेकिंग में किसी बेस पे रख के। दोनों ही मास्पेक्ट पे जिस पर अटैक किया जा रहा है वो कोर है, और दूसरा जो निकल के गिरा वो फ्लेक है। तो फ्लेक टूल्स है। तो ये पीरियड जाना जाता है फ्लेक टूल्स के लिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जब हमारा पीरियड चेंज हुआ है तो इस पीरियड में फ्लेक से हमें किस तरह के टूल्स मिल सकते हैं, ये कौन सा पीरियड हो सकता है, इसमें क्या चेंजेस आएंगे। थोड़ा सा जो टूल है वो लाइट हो जाएगा, थोड़ा दूर तक जाके मार कर सके, थोड़ा अटैक उसका प्रिसाइज हो, थोड़ी उसमें शार्प एजेस आ जाएं। तो क्या नाम होंगे उनके अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स चाहिए अब हमें, ठीक है। तो आप स्क्रैपर्स लेंगे। सेकेंड एस्पेक्ट, यहां पर कौन सी चीजें जो अंदर घुस जाए, जाकर के छेद कर दें, बोर कर दें, तो बोरर्स। और क्या आएगा यहां पर नजर? स्क्रैपर्स हैं, बोरर्स हैं और ब्लेड्स। तो ब्लेड्स नजर आएंगे आपको। अब ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स नजर आएंगे। इससे ही पता लग जाता है कि शिकारी हो गए, पक्के पक्के शिकारी बन गए अब ये। और ये है एक्चुअल में पीरियड ऑफ स्किल्ड हंटिंग का। इसके पहले तो स्कैवेंजर ही मान सकते थे हम, हंटर हम कहते थे, लेकिन वो कुछ इस तरह का जो उतना स्किल्ड नहीं है, जिसे उस लेवल पर शिकार करना आता हो। तो वो इस एज में आकर के क्लियर कट हंटर बन चुका है। और ये इसके इन 3 टूल से पता लगता है। तो कुल मिलाकर के हमें जगह जगह से ये 3 टूल्स मिले हैं। अब आप ये गलती करते हैं कि जब हमें ये 3 टूल्स मिले तो ये जो पिछले 3 टूल्स से क्या वो मिलने बंद हो जाएंगे? वो भी मिलेंगे। आज आप अपनी बात करें, आप अपने घरों में देखें आज कितने तरह के नाइफ्स यूज होते हैं, सारे ही यूज में है ना, अलग अलग तरह के ना। आलू छीलने वाला वखरा है, शलगम उतारने वाला, फिर चॉपिंग वाला अलग होता है, फिर एक होता है जिसके आगे दंदे दंदे से बने रहते हैं, वो आलूओं को, सैलेड को वैसा आकार देने के लिए। तो कई तरह की चीजें आपको भी दिखती हैं आज भी घरों में। नॉर्मली साग को काटने के लिए आपको लकड़ी के साथ वो लगा हुआ दिख जाएगा। आज भी आपको गंडासे छोटे भी मिल जाएंगे। तो ये पुराना भी साथ चलता है, नया भी। जैसे जैसे साइट्स बढ़ती जाएंगी टूल्स का नंबर क्या होता जाएगा? ज्यादा। क्योंकि अब आपको क्या करने हैं, मोर एनिमल्स पर अटैक करना है, तो यू नीड मोर नंबर ऑफ टूल्स। तो उस लेवल पे टूल्स की क्वालिटी भी चेंज हुई। क्लियर? सेकेंड एस्पेक्ट, इस एज में क्या चेंज आता है, अब ये प्रॉपर हंटिंग करता है। क्लियर? और दूसरी बात, अब ये गैदरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस हंटिंग पे है, क्योंकि ये जानवर ही होंगे जो मेसोलिथिक पीरियड में इन्हें मजबूर करेंगे उनके पीछे दौड़ने। उसी चक्कर में ग्रासेस को ऑब्जर्व करेंगे ये, है ना। आपने देखा था जानवरों का पीछा करते करते ग्रासेस ऑब्जर्व, तो जानवर प्रोमिनेंस ले गए। और जब से आप बचपन से पढ़ते हो, आप देखना आपकी किताबों में अर्ली मैन अक्सर जानवर के साथ ही दिखाया गया, या जानवर मारता हुआ, या जानवर खाता हुआ, या कुछ करता हुआ। तो जानवर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब ये क्लियर नहीं होता है कि फायर का पता कब चला, मतलब इस पीरियड में लगा कि पहले अपर पैलेलिथिक में चला। लेकिन क्लियर कट अगर हम इसकी एज, इसका टाइम 80,000 से 35,000 लेते हैं, तो समवेयर अराउंड द 50 to 30,000 फायर डिस्कवर हो गया था। क्लियर? तो फायर की डिस्कवरी ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज कर दिया इनकी लाइफ में। क्या कर दिया? फायर की डिस्कवरी हो जाने से इनको क्लियर हो गया, जब इन्होंने पहली बार देखा कि जानवर इससे डरता है, तो इन्होंने फायर को यूज किया जानवर को डराने के लिए। पहला एस्पेक्ट। दूसरा, फायर यूज हुई हीटिंग पर्पस के लिए। फायर की वजह से अभी अपनी केव में रेस्ट के साथ सो सकते हैं। केव में खास तरह की केव चुनी जाती थी। अगर आप देखें आज वैष्णो देवी जाइए आप उस केव में नहीं जा सकता, मतलब आप उस केव में नहीं जा सकते इजिली, जो उसका ओरिजिनल मुंह है। आप तो चले भी जाएंगे, देखना जानवर नहीं जा सकता। इंसान को दिमाग है तो अपनी बॉडी टाइप चेंज करके अंदर घुस जाता है, इसलिए सब लोगों के लिए वो रास्ता बंद रहता है, सिर्फ 1 महीने के लिए खुलता है। उसमें मेजोरिटी लोग फंस जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते। तो इस तरह से केव चुनता था अर्ली मैन कि एनिमल अंदर नहीं आ पाए।
और अगर कोई केव्स ब्रॉड भी हैं तो उसके मुंह पे गोल बड़ा पत्थर रखा जाता था, बोल्डर टाइप, जिसे हटाया जाता था सुबह के समय। तो ऐसी केव्स नहीं होती थी कि मुंह खुला पड़ा पूरा बालकनी की तरह सो गए रात। जानवर बहुत डेडलीस्ट होते थे। आज चिड़ियाघरों में शेर कांच तोड़ के आ जाते हैं तो खींच के ले जाते हैं ट्रेंड बंदों को। तब तो सोए हैं, रात को पता लगा 3 अर्ली मैन चले गए, कोई खींच के ले गया, तो अंदर घुस के सोते थे। और मुंह को नाजा होता था जिसमें से शेर अगर मुंह तो घुसेड़ लेगा तो कमर फंस जाएगी, कुछ ना कुछ फंसेगा। ये भी तो एक स्किल थी। तो फायर ने इसमें रोल प्ले किया। इन्होंने कहा कि फायर यहाँ पे गाड़ो और इन गुफाओं में आराम से मजे से लो। तो अब ये क्या करते हैं, शायद ऐसा होता है अब कि अब बड़ा शिकार मार लेते हैं, बस शिकार ढूंढने निकलते हैं। जैसे आज भी मसाई जाति या अदर ट्राइबल ग्रुप्स को आप देखें तो जैसे शिकार ढूंढने गए तो शिकार एक ही बार में मार लिया तगड़ा, और फिर उसे कैंप में ला करके आराम से खाया गया और प्रबंध किया गया कि अब बस ठीक है, 1-2 दिन आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये वाली स्किल अब आ चुकी थी और अब आपको कैंपिंग एक्टिविटी ज्यादा दिखेंगी। और अब ये वो पीरियड है जिस समय में आपको केव्स या इस तरह के अराउंड हैबिटेशन साइट्स ऑब्जर्व होनी शुरू होंगी। तो जो हमने बार बार बात की है ना हैबिटेशन साइट्स, वो आपको इस पीरियड में ऑब्जर्व होनी शुरू हो जाएंगी। और अब हैबिटेशन पे इंपॉर्टेंस आ गई है टूल्स की वजह से और फायर की वजह से। ये दो चीजों ने चेंज कर दिया अर्ली मैन को, ठीक है। हैबिटेशन में रहना चाहता है, ऐसे ही तो लग्जरी आएगी ना, आराम परस्त तो ये अभी होगा। और जैसे हम हुए हैं तो बारी बारी अब ये आराम की तरफ आएगा, तो अपर पैलोलिथिक में अभी से बहुत आराम चाहिए, तो वो इसके फिर उस अकॉर्डिंग चेंजेस भी आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये अपर पैलोलिथिक। आज अगर आप डॉक्टरों से मिले तो आप डॉक्टरों की खासियत देखना, डॉक्टर जो भी टूल्स हाथ में लेते हैं ना, चाहे अब वो कई तरह के मटेरियल्स के होते हैं, लेकिन उन टूल्स की एक खासियत रहती है, वो इस तरह के टूल्स रहते हैं और वो डॉक्टर इस तरह से पकड़ता है, इस तरह से या इस तरह से, और अगर उसे कुछ निकालना है तो ऐसे पकड़ के स्निक मार देगा, काट देगा। ये कैसे होता है, जब हमारे हाथ ऐसे नहीं है, टुंडे नहीं है, खुल गए हैं, अब हम इसको पकड़ सकते हैं ऐसे। और जब ये होगा तभी बुरिन्स आएंगे, बुरिन्स का दौर तभी आएगा, और इनको बुरिन्स इक्विपमेंट कहते हैं। आज भी डॉक्टर के सर्जिकल इक्विपमेंट जितने हैं, इनको बुरिन रेंज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट्स कहते हैं, मोस्टली बुरिन्स होते हैं सारे। तो अब क्या करना है, अब तरीके से, अब कलाकारी है पूरी। ये बुरिन्स लिया, शिकार किया, शिकार मरा है, अब उसकी तरीके से आंखें निकालेंगे, फिर तरीके से मुंह खोल के दांत निकालेंगे, तरीके से उसका पित्ता, जिगर, आंतड़ियां, मतलब अब पता लग गया क्या क्या खाना है, कौन सी चीजें, जैसे पोर्ट कलेजियां, इस तरह की चीजें। अब जानवर को वो प्रिसीजन से काटते हैं, बड़े तरीके से मारते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इक्विपमेंट भी ऐसे नजर आएंगे, बुरिन्स। सेकंड एस्पेक्ट, अब ये पीरियड है जिस पीरियड में जो जानवर का चमड़ा रहता है, उस जानवर के चमड़े में कहीं ना कहीं छेद करना जानते हैं। जैसे उसको छेद करके उसे किसी वे में टाई करना, एक दूसरे के साथ बांधना, जो मीजोलिथिक पीरियड में जाकर के बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जानवर की जो लेदर है उसको पूरी तरह से बांधेंगे और यूज करेंगे। जैसा आप लोगों ने देखा होगा ग्रीक्स में इस तरह से कपड़ा जोड़ दिया जाता है, आधा आगे आधा पीछे, और ऐसे घूमते रहते नहीं, तो इस तरह की चीजें आ जाएंगी। लेकिन अभी तक क्या चल रहा है, मिडिल पैलोलिथिक से अपर पैलोलिथिक तक मौसम जो है, अब मौसम के अकॉर्डिंग ज्यादा दौड़ते नहीं। तो जब मौसम के अकॉर्डिंग ज्यादा दौड़ते नहीं, एक जगह पे रहते हैं, तो थोड़ा सा तो मौसम को कंट्रोल करना होगा। तो थोड़ा सा मौसम को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, ड्रेस, कपड़ा। तो अब कपड़ा आपने देखा लेदर रैप करते हैं, डियर की स्किन रैप करते हैं, 2 रैप मार लेते हैं। लेकिन इसमें देखो हेल्पलेसनेस है ना, ये ऐसे डियर की स्किन निकली ऐसे, और ऐसे ही लेके पहन ली। लेकिन अगर कला आ जाए कि 2-3 ड्रेस हिरन की खाल लेके जोड़नी आ जाए, किसी तरह सिलनी, तो फिर ड्रेस भी बना सकते हैं। जैसे इधर से लिया, ऐसे पहना तिरछा, या आगे को या पीछे को पहना। अदरवाइज मजबूरी में तो सीधा ही लपेटा मारेंगे। तो इसलिए शुरू से ही एंशिएंट कल्चर में सीधी लपेटने वाली ड्रेसें ज्यादा चलती हैं, सीधा लपेट के चलते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस अभी आपको ऑब्जर्व होंगे। तो मुद्दे की बात यह है, अपर पैलोलिथिक एज में टूल्स में चेंजेस क्या आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या नजर आएंगे, बुरिन्स। और क्या नजर आएंगे इस एज में आपको, अब आपको बुरिन्स के बाद ब्लेड्स की जगह अब आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे नाइफ्स। और क्या नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको, अब आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे एरोहेड्स। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और क्या नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको, स्पीयर्स। और क्या नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको, बोलो जल्दी जल्दी, सारे शिकार वाले अस्त्र। ये कौन सा दौर है, अस्त्र का दौर है, चला के मारने वाले पीरियड है। तो और क्या नजर आएगा, स्पीयर्स मैंने बोल दिए, एरोहेड्स मैंने बोल दिए,
बोरेंस, नाइव्स, और क्या होगा चला के, और क्या मार सकते हैं? नहीं, मुंह कितना बंद हूं सारे अंदर है, बहुत है ना, इतना बहुत है, ठीक है। इसी पीरियड में आपको कुछ और चीजें भी नजर आएंगी, जैसे मछलियों को डालने वाला कांटा, उसको क्या कहते हैं? फिश, द फिश, फिश करंडे सारे फिश हुक, फिशिंग हुक्स, फिशिंग हुक्स नजर आ जाएंगी, ठीक है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि अब इनके पास क्या है? फ्लिंट। ये फ्लिंट टाइप पीरियड है। फ्लिंट की क्या खासियत है? फ्लिंट में दो खासियतें हैं, प्लस फ्लिंट इज वेरी हार्ड बट इट इज वेरी इजी टू चेंज इट्स शेप। हार्ड प्लस शेप चेंज करो, तो मतलब हार्ड क्यों चाहिए? दूर से मारना है तो जानवर की हड्डी में घुस जाना चाहिए, ना हो जानवर की जाके स्किन में चुभा तो कुछ और ही हो गया। जानवर भी कैसे थे? गेंडे, राइनोसेरस, इस तरह के, जिनको आज गोली से भी नहीं मारा जा सकता, वो गोली नहीं लगती, उनको आपने मारना है मतलब लिटरली चला के, तो फ्लिंट चाहिए जो छोटा हो। ये ना हो इतना बड़ा बोल्डर चला है तो यहीं गिर गया, है ना, इतना बड़ा है कि चला के मारो, दूर जाके सड़क करके उसकी गर्दन में घुसड़े और हड्डी में मार कर जाए, टूटे भी ना। तो इस वजह से फ्लिंट ऐसा पत्थर होता है जिसकी ये दो क्वालिटियां हैं। तो ये फ्लिंट टेक्निक पीरियड है, ओके। और ये सारा का सारा दौर क्या है? अस्त्रों का। और ये सारे अस्त्र दौर में क्या पता लग रहा है? अब ये क्या है? हाईली टेक्निकल हंटर। और अब ये अपनी मर्जी से शिकार करता है, मतलब जानवर इससे डरते हैं, ये जानवरों से नहीं डरता। जानवर आ रहा है, बस जिस दिशा से आ रहा है खड़च मार दिया। और अब इसको पता है कि शिकार भी एक जरिया है जीने का, मतलब ये सर्वाइवल नहीं है, अब ये इसकी हैबिट है कि मैं शिकार करता हूं, ये मेरी हंटिंग है, सर्वाइवल से आगे निकल गया है, ठीक है। तो हंटिंग एक मस्त सिस्टम हो गया। जैसे आज दिन तक ट्राइबल मैन, आज ट्राइबल मैन को खाने को बहुत कुछ है, आप उसको फ्रूट्स मंडी से सामान दे दो, इतना भी अनभिज्ञ नहीं कि उसे पता नहीं कि आसपास में मंडियां लग रही हैं, शहर बस रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी प्रिमिटिव हैबिट क्या है? हंटिंग की। तो वो हंटिंग करना, और जब ये बाद में बदल गया तो ह्यूमन ने इसे एज अ गेम लिया, इसलिए उन एनिमल्स को गेम एनिमल्स कहते हैं। हंटिंग आज भी ब्लड से नहीं गई, क्योंकि हंटिंग एक रोमांच हो जाता है। ये कब होता है? जब वेपन हो, और वेपन जब स्ट्रांग हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अब ध्यान से देखेंगे, हम टूल से वेपन में आ गए हैं, नोटिस किया आपने? हम टूल से निकल के वेपन एज में आ गए हैं, और ये वेपन्स हैं, इनसे खत्म किया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें इसके बारे में हैं, और ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड है। सबसे यूनिक बात, हाथ खुल गए, होमोसेपियन, सेपियन माने द वाइस मैन, सोचता है, दिमाग लगाता है, प्लानिंग करता है, घात लगाता है जानवर की कि ये हिरन इतने के समय पानी पीने आएगा, इतने बजे यहाँ पे मारेंगे उसको। सड़क पत्तों की आवाज सुनता है तो आइडिया लग जाता है जानवर कौन सा है, शेर के या बाकी जानवरों के पगमार्क देखता है, उनको फॉलो करता है, नंबर काउंट करके रखता है, ये सारी चीजें करता है, ये नॉलेजफुल मैन है। तो दिस पीरियड इज ऑफ होमोसेपियन पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड है, जिसमें हमें होमोसेपियन मिलता है। आई बात समझ में? और दूसरी बात, हम किस तरफ आ रहे हैं? वार्म एजेस की तरफ। जब हम वार्म एजेस की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगी? आइस मेल्ट। आइस मेल्ट होगी तो क्या बनेगी? रिवर्स एंड लेक्स। तो रिवर्स एंड लेक्स बनेगी तो क्या होंगी? मछलियां। तो अब हम किस तरफ आ रहे हैं? फिशिंग की तरफ। आने वाले समय में मेसोलिथिक पीरियड इज नोन फॉर द फिशिंग। आपको कोई पूछे फिशिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेसोलिथिक, तो फिशिंग हो जाएगी। क्यों? बर्फें पिघल गई, बर्फें पिघल गई तो मच्छी, तो जब उन्होंने देखा कि ये नाजुक सी मच्छी, मतलब इतना शिकार करना, इतना आघात लगाना, जानवर के पंजे लगवाने, तो बेटर ये है ऐसे मच्छी ऐसे मारते थे। ये है, एक तरफ से चलते थे, 10-12 लोगों का दल होता था लेक के किनारे, ये पगडंडी, ये लेक, खच खच मारते चलते थे, बड़े लंबे लंबे होते थे इनके पास, भाले की तरह, इनको खच एक मारते थे तो देखता मच्छी है तो वो साइड फेंकते जाना, मच खच मार के, और शाम को कट्टियां करके ले जाना। तो ये तरीका हुआ था। तो पहले कांटे से मच्छी, इतना पेशेंस नहीं था कि ऐसे कांटा डाल के बैठे रहो, पहले तो मच्छी बस चाहिए। अब मच्छी, जब बाद में मच्छियों की खेप कम हुई, फिर कांटा डाल के बैठते थे, शिकंजे। पहले तो मच्छियां मार मार के निकालते थे। तो अर्ली मैन को कभी भी, स्टोन एजेस में कभी हॉलीवुड मूवीज देखेंगे और दिखाएं तो खच खच मार रहे हैं सबको, तो ये तरीका रहता है। तो अब ये दौर में मच्छी आ जाएगी, फिश आ जाएगी। और मीजोलिथिक में तो बस मच्छी फेवरेट, जब एक बार मच्छी का चस्का लग जाए नरम, तो फिर कोई और चीज का नहीं लगता। तो ये दौर है। समझ आया अपर पैलियोलिथिक? बस ऐसे पढ़ लेना है, बहुत इजी है यार। फ्लिंट, फ्लेक और पेबल, खत्म। ये थे 3 पीरियड। शुरुआत करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की।
अब आप लोग फिर से फंसेंगे मेसोलिथिक पीरियड की जब बात आएगी। सुनो, जब मेसोलिथिक पीरियड की बात आएगी तो अलग अलग टेक्स्ट बुक्स है और अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो उसमें डेट क्या आएगी सुनो ध्यान से। ऐसे आएगी कहीं पे 10,000 BC। अब ये 10,000 BC से 8,000 BC वाली तो आपकी बुक में है ना, आपकी न्यू एनसीईआरटी में है ना, बड़ा ही क्लियर कर दिया इन्होंने, जैसे ना एकदम मुद्दा ही खत्म कर दिया। बट चलो ऐसे भी नहीं आती है जिस, ऐसा भी नहीं होता है। बट अब वो क्या समझाना चाहते हैं आपको, इनकी खासियत क्या है, ये आपको एक उन्होंने एक ओवरव्यू दे दिया कि इस 2000 साल के दौरान ट्रांजिशन आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़े तो वो क्या करती हैं, सुनिए। वहां पे आप देखेंगे 9000 BC से ये जा रही है 4000 BC तक। ये कौन सी मेसोलिथिक एज, क्यों हुआ ऐसा? अब यहाँ पर आप फंसेंगे जब बात आ जाएगी नियोलिथिक की। अब जब मैं नियोलिथिक की बात करता हूँ मेसोलिथिक के बाद, नियोलिथिक, तो नियोलिथिक की बात करूं तो नियोलिथिक के बारे में ऐसा कहा जाता है कहीं कहीं पर 5000 से, कहीं कहीं पर 4000, आपकी एनसीईआरटी में 6000 से कहा गया है, ठीक है। 6000 BC बोला गया ना, तो अगर हम ध्यान से देखें तो मान भी लिया जाए 6000 BC से शुरुआत, ये आपकी एनसीईआरटी में न्यू में कहा गया। ओल्ड की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि 5000 से 1000 BC तक जाती है नियोलिथिक। कितना कंफ्यूज हो रहा है सब, है ना। नियोलिथिक 1000 BC तक, फिर इसी में चालकोलिथिक आ जाएगा, कॉपर एज और हड़प्पा पीरियड भी चल गया। तो मेरे फर्स्ट लेक्चर एनसीईआरटी फर्स्ट लेक्चर की फर्स्ट लाइन देखना कि नियोलिथिक भी चलता जाएगा और बगल में सारे चलते जाएंगे, ऐसा मैंने तभी बोल दिया था। मैं जस्टिफाई करता हूं, सुनो। ये आपकी कंट्री इंडिया है और इस कंट्री इंडिया में 10th ऑफ जून को मॉनसून स्ट्राइक करता है साउथ वेस्ट से, और सबसे पहले स्ट्राइक करता है केरल में, ठीक है जी। लेकिन अगर आप बात करें, आप यहाँ पर रह रहे हैं हिमालय और ये आपका रीजन पंजाब, तो हम बात करें तो सारा ये बे ऑफ बंगाल घूम के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न यूपी, बिहार होके हिमालय से टकरा के फिर आप तक आता है मानसून। तो आप तक मानसून आते आते मंथ हो जाता है जुलाई अगस्त का। एक कंट्री में प्रेजेंट फिनोमिना एक मानसून विंड्स तक को आप तक पहुंचने के लिए 2 महीने लग जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, इतनी एक्सपेंडेड कंट्री में वेदर चेंज हुआ है, वार्म एजेस आई हैं, क्या हर जगह पे एक समय में आ जाएगी क्या? क्यों? एक तो दो प्रॉब्लम्स, एक तो पूरी कंट्री फ्लैट भी नहीं है गंगा के मैदान की तरह, कहीं पे लॉफ्टी माउंटेन्स हैं तो कहीं पे प्लेट्यूज हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अभी जलंधर में आज तक की गर्मी है, क्या यही वेदर होगा इस समय मनाली में भी? नहीं होगा, क्यों? माउंटेन्स है। तो एक तो पूरी कंट्री फ्लैट भी नहीं, टोपोग्राफिकल रिलीफ स्ट्रक्चर्स इतने सारे हैं, कहीं माउंटेन्स हैं। और हिमालय की बात कर लो, वेस्टर्न माउंटेन्स 8,000 मीटर ऊंचे हैं और ईस्टर्न माउंटेन्स 3,000 मीटर जस्ट। उसके बाद प्लेट्यूज की बात कर लो, अब नीचे की जो पीक्स हैं कहीं पर 900 मीटर की है, कहीं पे 2900 मीटर की है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरा लैटिट्यूड आप देख लीजिए, कोई लोअर लैटिट्यूड्स पे है गर्म प्रदेश है, कोई हायर लैटिट्यूड्स पे ठंडे प्रदेश है। दूसरा रेनफॉल पैटर्न देखिए, कोई वेस्टर्न कोस्ट को देखिए आप तो यहाँ पर रेनफॉल इतनी हाई है, ह्यूमिड, और नॉर्थ ईस्ट असम मेघालय को देखिए तो रेनफॉल इतनी हाई ह्यूमिड, जबकि राजस्थान और अदर एरियाज को देखे तो उस लेवल पे ह्यूमिड नहीं। तो कुल मिलाकर के जब एक वार्म एज आ रही है उसमें सारे ही फैक्टर काम करेंगे। हाँ, ऑल इन ऑल ग्लोबल लेवल पे एक वार्म एज की बिगिनिंग है और उसका सबसे पहला इंपैक्ट इंडिया में जहां पड़ा होगा, दैट डेट इज 9,000 और 10,000। सबसे पहला इंपैक्ट जब वार्म एज का भारत में पड़ा, जैसे पूरे वर्ल्ड में पड़ा, दैट एज इज कॉल्ड 10,000 और 9,000 BC। और इंडिया के कंपैरिजन में ये मेसोलिथिक एज वेस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में थोड़ी पहले भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, वहां पर जल्दी भी स्टार्ट हो गई थी। हो सकता है वेदर के ट्रांसफॉर्मेशंस वहां पे रैपिड फील हो रहे हैं। इसके बाद अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ पॉकेट्स ऐसी भी हैं जहां पर ये मेसोलिथिक एज फील हुई है 4000 BC में जाके। मतलब यहाँ वहां पर वार्म एजेस का असर 4000 BC में जाके फील हुआ हो, उनको तब महसूस हुआ हो कि भाई गर्मी है। जैसे आज आप ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त हैं, लेकिन अभी भी आर्कटिक में जो लोग रह रहे हैं उनको अब ऐसे शब्द कहोगे ग्लोबल वार्मिंग, एवरीथिंग इज कूल, आई एम वेरी कंफर्टेबल। लेकिन एक दौर जैसा आएगा जब उन्हें भी होगा माय गॉड बर्फें सारी पिघल गई, गर्मी सी लगती है कुछ वार, तो आप तब ये कहेंगे इन्हें अब फील हो रहा है जी 4,000 साल बाद, हम 4,000 साल से तरस रहे थे,
समझ आई बात? तो कुल मिलाकर के आज कम्युनिकेशन नेटवर्क है, आज मीडिया, आज मोबाइल है। आज आपको पता है मेघालय में बारिश हुई, तो आज आपको पता है। मुझे आप एक बात बताओ, जब दुनिया में ये नहीं पता कि मैं हूं अगले दिन की नहीं, जानवर का नहीं पता, नहीं कुछ, कोई कम्युनिकेशन नहीं, आप कैसे बता सकते थे कि इस लेक के परे या इस पर्वत के परे उधर क्या है? आपको पता हो सकता था? तो उस टाइम पर एक एरिया में आ गई वार्म एज, उनकी वैसी लाइफ शुरू हो गई। एक एरिया भी डायसेक्टेड है, वो अपनी भी अभी उन्हीं एजेस में लगा हुआ है, अपने उसी तरीके शिकार, हंटिंग, सब कुछ वो अभी भी उन्हीं एजेस में है। जब वहां पे भी गर्मियां सी आ जाएंगी तो वहां पे भी वार्म एज फील हो जाएगी। इसलिए एक कंट्री में अलग अलग टाइम पर वही सेम एज एक्सपीरियंस होती है। तो अब याद रखना, हिस्ट्री हमेशा ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, नॉट एग्जीक्यूशन। वार्म एज तो आ गई 10,000 9,000, लेकिन वो एक्सपीरियंस कब हुई, वो टाइम वेरी करता है। इसलिए साइट्स की लोकेशन वेरी कर जाती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। बात समझ आई? इसी तरह से मीजोलिथिक एज आएगी तो नियोलिथिक एज आएगी, तो जहां पर मीजोलिथिक एज पहले आई वहां पे नियोलिथिक एज भी पहले आ गई होगी। तो अब मीजोलिथिक एज जहां पे लेट आई, वहां जाकर 1000 बीसी में जाकर नियोलिथिक एज आ रही है। तो वहां पे 1000 बीसी में जाके नियोलिथिक एज आ रही है। अब उन्होंने जाके मोटर, पेस्टल और इस तरह के सिकल, हैमर ये क्रिएट किए, हैंड बोन एक्सेस या वुड एक्सेस 1000 बीसी में। कोई बात नहीं, उनको अब पता, उनको अगर गलती से कोई हड़प्पा वाला बगल में टांगे से जा रहा हो, देखे वो क्या कर रहा है, तो कहेगा तू कौन है, तो कहेगा मैं हड़प्पा। तो वो फिर बोलेगा कि हम तो अभी हमें पता लगा ये कुछ ऐसे भी औजार होते हैं। तो फिर दोनों को एक दूसरा गैप पता लगेगा कि डेवलपमेंटल गैप कितना है, ये कितना बैकवर्ड है। मैं आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना, आप चले जाओ ट्राइबल विलेजेस में, आपको छोड़ो यार पंजाब के गांव में चले जाओ, आपको अपना और उनका गैप क्लियर हो जाएगा कि किन्नी अगे चले गए अली, हाले इन्नी पिछे इन्होंने चीजां देखनियां। सिंपल। तो आपके लिए मोबाइल एज आ गई, क्या उनके लिए मोबाइल एज आ गई? लेकिन आज से 2000 साल बाद अगर ट्राइबल भी ऐसे घूम रहे हैं नेट चलाते हुए मोबाइल, तो फिर आप और 4000 साल बाद जो हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखेंगे वो ये कहेंगे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी इन एरियाज में तो मोबाइल एज इस समय आ गई सन 2000 में, लेकिन छत्तीसगढ़ के इन कोर बेल्ट में मोबाइल एज जाके बहुत सालों बाद आई, 2000 साल बाद। समझ आई बात? और मोबाइल तो तभी आ गया था ना जब पहली बार इंडिया में किसी ने 1995-6 में पहला मोबाइल पकड़ा होगा, जैसा पहला ह्यूमन 5 लाख बीसी में दिखा। लेकिन मोबाइल एज कब आई है एक्चुअल में? 2006-7 के बाद एज होती है जब उस चीज की प्रोमिनेंस होती है, जब वो बड़े स्केल पर ऑब्जर्व होती है। पहला पेजर, पहला मोबाइल, उसे नहीं कहेंगे एज। कंप्यूटर पहला तो आरपा नेट कब का यूज कर लिया अमेरिकन आर्मी ने, और 1960s की बात है। इंटरनेट कब फील कर लिया, लेकिन आईटी एज कब मानी गई? 1995 लिटरली, जब वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील हुई है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आपको हिस्टोरियन एक जगह पे लिख रहा है कि 9000 में ये पाया गया, लेकिन फिर वो कह रहा है ये एजेस इतने बीसी से शुरू हुई। फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि अभी इसने कहा कि चालकोलिथिक सेटलमेंट 9000 में यहाँ पाई गई, और फिर ये कह रहा है चालकोलिथिक एजेस इतने बीसी से शुरू हुई। एजेस मतलब जब ऑल इन ऑल हर जगह पर आपको चालकोलिथिक कल्चर ऑब्जर्व होने लगा है, वो है चालकोलिथिक एज। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? तो अब नर्वस नहीं होना पढ़ते हुए, ये सिर्फ डेटें आपको कंड्यूसिव हो जाओ इसलिए समझाया, इसका और कोई लॉजिक नहीं। आपको मुद्दे की बात समझनी है, ये हो क्या रहा है, इन एजेस में चेंजेस क्या आ रहे हैं, वो समझ आ गए ना, तो आप वो कर पाओगे जो हिस्ट्री चाहती है। हिस्ट्री में दो चीजें, हिस्ट्री के स्टूडेंट को दो चीजें आनी चाहिए। उसको पहला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टाइम चेंज होता है, और चेंज इज के साथ नीड्स चेंज होती है, पहला। और दूसरा, उसे इवेंट्स को डेट से जोड़ना आना चाहिए। ये दो चीजें हैं तो हिस्ट्री राइटिंग आपको आती है। बस मुद्दे की बात, दोनों चीजों में एक बात देखो, टाइम चेंज होता है तो उसके साथ क्या चेंज होती है? नीड्स। और इवेंट को किससे जोड़ना चाहिए? डेट। तो डेट और टाइम ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट क्या है? इवेंट और नीड्स। और इवेंट और नीड्स पे ध्यान दो आप। इसके लिए मैंने डेट समझाई कि आपको मुद्दा क्लियर हो जाए। आई बात समझ? मुद्दा क्लियर है, एजेस क्लियर है, बस दिक्कत कोई नहीं, फिर गलत नहीं हो गया। आपको बस वो यही सिखाना चाहते हैं। अब हम करते हैं मेसोलिथिक एज। तो अब आप समझो मेसोलिथिक एज क्या कहती है। सबसे पहला तो मेसोलिथिक एज माने होलोसीन, और होलोसीन होने का मतलब क्या है? बिगिनिंग ऑफ द वार्म एजेस। इसको कभी नहीं कहना वार्म एज, अभी तो वार्म तो पूरी आई नहीं, अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो बिगिनिंग ऑफ द वार्म एज। सेकेंड एस्पेक्ट क्या होता है? जैसे होलोसीन पीरियड स्टार्ट हुआ है, हमने कोई बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं देखे हैं। जैसे चेंजेस हम देख रहे थे कब? पैलोलिथिक में। और पैलोलिथिक में भी ये चेंजेस रैपिड कब हुए हैं?